हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय हम लोग फैमिली पेंशन पर बात कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं कि सर्विस के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है या सर्विस के दौरान ही निःशक्तता डिसेबिलिटी होती है तो उसे किस तरह के पेंशन मिलेंगी, पेंशन के क्या नियम हैं। दोस्तों, फैमिली पेंशन एक बड़ा टॉपिक है। अगर इस पर हम बात करना चाहेंगे तो एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में इस पर बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली पेंशन की पात्रता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, खासकर एनपीएस और ओपीएस। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, मैंने भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया और जिसे प्रकाशित किया गया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 20 दिसंबर 2021 को। तो इस पर हम देखेंगे कि क्या नियम बनाए गए हैं। जो पहले नियम थे पेंशन को, उसमें यहाँ तब्दीली की गई और एक नया ही पेंशन नियमावली जारी किया गया। इसे कहा गया केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021। तो जो 72 के प्रावधान थे उनमें काफ़ी फेरबदल कर दिया गया और अभी से प्रावधान को लागू किया गया है। लेकिन इससे अलग किसको रखा गया है? रेलवे कर्मचारियों को, आकस्मिक तथा दैनिक दर वाले नियोजन में लगे व्यक्ति को, सिविल सेवाओं के लिए इसे लागू किया गया है। वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक निधि में से संदाय किया जाता है, वे व्यक्ति जो अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुद्धा के हकदार हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, विदेशों में राजनयिक, कौंसलीय, अन्य भारतीय संस्थापनों में सेवा के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति, संविदा पर नियोजित व्यक्ति, तब के सिवाय जबकि संविदा में अन्यथा व्यवस्था की गई हो, और वे व्यक्ति जिनकी सेवाओं के निबंधन और शर्तें संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन विनियमित की जाती है। तो ये पेंशन नियम उन पर लागू नहीं होंगे, सिर्फ सिविल सेवाओं पर लागू होंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और उन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो केंद्र सरकार के नियमों को मानते हैं या अपने राज्य में लागू करते हैं। और स्पष्टीकरण में दिया गया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसे 31 दिसंबर 2003 को या उससे पूर्व प्रवेश प्रेरण प्रशिक्षण पर रखा गया था, तत्पश्चात 31 दिसंबर 2003 के बाद नियमित आधार पर नियुक्ति की गई, तो उन्हें भी यहाँ पर पात्र माना गया है। और ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था और वहाँ पर शामिल किया गया, और वही लोग इसको लागू करेंगे जहाँ पर 1972 की नियमावली लागू है। अब हम बात करते हैं पात्रता की फैमिली पेंशन के। तो हम चलते हैं सीधा इसके नियम 50 पर, जहाँ पर कुटुंब पेंशन की बात की गई है। हम पेज नंबर 39 पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुटुंब पेंशन की बात की गई है, फैमिली पेंशन, और ये पत्र आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। सेम हिंदी और इंग्लिश वर्जन उपलब्ध है। आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लेटर को डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। नियम 50 से पहले भी बहुत सारे नियम इसमें बात की गई है। हम सीधा इसलिए 50 पे आए क्योंकि इस वीडियो में हम फैमिली पेंशन पे बात कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए जो पेंशन से संबंधित हो, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना सकूँ। अब बात कर लेते हैं 50 नंबर कुटुंब पेंशन। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात हो जाती है, तो यहाँ पर सेवा मिनिमम 1 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने से पूर्व हो जाती है, परंतु यह तब जबकि संबद्ध मृतक सरकारी कर्मचारी की सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो। तो ये देखा गया है, हम लोगों ने जब जॉब पाई थी तो हमसे भी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे गए थे। तो अगर आपसे जांच की गई है, आपने ये प्रमाण पत्र दिया है कि आप मेडिकली फिट हैं और 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है, तब 1 साल की जो सेवा का प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। सेवा से निवृत्त होने के पश्चात हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा है। तो अगर पेंशन आपको मिल रही है तो आपके परिवार को भी पेंशन मिलेगी। तो
तो मृतक का कुटुंब यथास्थिति से सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से कुटुंब पेंशन का हकदार होगा। तो पेंशन कहीं भी बाध्य नहीं होगी जब तक सरकारी कर्मचारी को मिल रहा है और उसके बाद तुरंत फैमिली को मिलना शुरू हो जाता है। स्पष्टीकरण की बात सुन ले, क्या है दिया गया है। लगातार सेवा अभिप्रेत है जो किसी पेंशनी स्थापन में अस्थायी या स्थायी हैसियत में की गई हो और निलंबन की अवधि यदि कोई हो और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा यदि कोई हो तो उसकी अवधि इसमें सम्मिलित नहीं होगी। तो यहाँ पर निलंबन अगर होता है या आपने 18 साल के एज से पहले किया है सेवा तो वो यहाँ पर गणना नहीं किया जाता है। 2-3 बातें और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 2 का कहता है कि उपखंड द्वितीय के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम न्यूनतम 9,000 रुपये प्रतिमास और अधिकतम 75,000 प्रतिमास के अधीन वेतन के 30% की एक समान दर पर अवधारित की जाएगी। तो 30% का मतलब होता है फैमिली के लिए, और ये तब लागू होता है जब 67 साल की एज के बाद की बात हो। उससे पहले तो 50% का ही नियम लागू होता है। और न्यूनतम 9,000, चूँकि वेतन 21,000 है न्यूनतम, तो पेंशन न्यूनतम 9,000, उस हिसाब से अधिकतम 75,000 रुपये। तो इसका मतलब आप 30% के हिसाब से अनुमान लगाइए कि वेतन भी अधिकतम किस हिसाब से गणना की जा रही है और किस समूह को इसमें शामिल किया जा रहा है, का, खा या गा, घा। वैसे का और खा तो नहीं है कि वो अखिल भारतीय सेवा के हैं। आगे देख लेते हैं। जहां किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती, कुटुंब को संदेह कुटुंब पेंशन की दर वेतन के 50% के बराबर होगी। ऐसी अनगेज रकम सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख की ठीक अगली तारीख से 10 साल की अवधि के लिए संदेह होगी। तो 10 साल तक ही 50% मिलते हैं, उसके बाद ये बदल जाता है। देखिए मैंने 67 की बात की थी, आगे है। सेवानिवृत्त की 50 सरकारी की कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उपखंड द्वितीय के अधीन यथा अवधारित कुटुंब पेंशन 7 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक की अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृतक सरकारी कर्मचारी 67 वर्ष की आयु का हो जाता है, यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी अवधि लघुत्तर हो संदेह होगी। तो आप अगर 62 साल की एज में मृत्यु हो जाती तो 5 साल तक पेंशन मिलेगी। अगर 67 में हो जाती है तब भी पेंशन 67 तक मिलेगी, लेकिन पेंशन तो मिलनी क्या होगी, पेंशन की जो राशि है वो कम हो जाएगी। और अभी क्या है कि 80 साल तक अगर जीवित रहते हैं, 90 तक रहते हैं तो उसमें पेंशन बढ़ती भी है, उसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो बात की गई है ना अधिकतम पेंशन, तो अधिकतम पेंशन है 1,25,000 रुपये। जो आपके अगर वेतन 2,50,000 है तो यहाँ पर उसके हिसाब से आपको 1,25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और ये अधिकतम वेतन है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। अब हम देखते हैं बाकी दोस्तों, बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए गए हैं और आवश्यकता हो तो हम उस स्पष्टीकरण को भी समझें, लेकिन वो सब पे लागू नहीं होंगे, इसलिए मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं इसमें पात्रता को लेकर या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मुझे अगर लगता है कि उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आगे हम लोग कुटुंब पेंशन को लेकर कई चीज़ों पर, तथ्यों पर बात करेंगे कि पेंशन अधिकतम किस एज तक मिल सकती है, परिवार में कितने सदस्यों को मिल सकती है, उनको मिलने का क्रम क्या होता है और पेंशन किस अवस्था में नहीं दी जाएगी कुटुंब पेंशन, तो इन सब पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।